हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है 11th क्लास की केमिस्ट्री का, जिसमें हम सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे। अब देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या रिवाइज किया था या क्या पढ़ा था ये आपको बताता हूँ और हल्की सी रिवीजन करा देता हूँ बेटा यहाँ पे कि लास्ट लेक्चर में क्या था। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इस तरह की चीजें पढ़ी थी। अब सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उन रूल्स और रेगुलेशन को आपको याद रखना पड़ता है और उनको चेक करना पड़ता है कि किस तरीके से अप्लाई किए जाएंगे। बेटा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है वहां पे। तो जितना आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे बेटा उतना आप इजीली सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जान सकते हो और पता कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं आज। तो कंटिन्यू करते हुए पहले मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन में यूज करते हो बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सबट्रैक्शन। तो एप्लीकेशन की बात करूं यहां पे मैं टॉक अबाउट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस के केस के अंदर बेटा हम यहां पे स्टडी करेंगे, विल स्टडी कि एडिशन, पहला पॉइंट पढ़ते हैं चलो हम एडिशन। फर्स्ट ए पॉइंट ले लेते हैं इसको और वी कॉल इट एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं, सपोज करो यू आर गिवन विद 2 और 3 नंबर्स लाइक दिस 4.568 एंड 2.32, 6.240। आपको इन नंबर्स को ऐड करना है बेटा, क्लियर? यू हैव टू ऐड दीज नंबर। अगर आप नॉर्मली इन नंबर्स को ऐड करोगे, इफ यू नॉर्मली ऐड दीज 3 नंबर्स, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी पहले मैं आपको वो बता रहा हूं एंड देन वी विल डिस्कस कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा। अब देखो यहां पे अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है ऐड करके बेटा, 8 और 0, दिस इज 8, 6 प्लस 2 8 प्लस 4 दैट इज 12, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी बेटा, 6 प्लस 2 is 8, 8 प्लस 2 4 दैट इज 12, एक और 1 13। तो ये आपके पास आ गया 13.128 बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं 13.128। दिस इज द नंबर वी गॉट आफ्टर सिंपल एडिशन ऑफ दीज ऑल दीज 3 नंबर्स बेटा। अब देखिए नाउ वी विल अप्लाई सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे एडिशन के केस में ये होता है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो बेटा उसमें एक ही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आप सबसे पहले फाइंड आउट करो कि इन तीनों नंबर में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर के अंदर है। तो दिस नंबर हैज मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम SF, SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, इस नंबर के पास है। देन चेक कि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है बेटा। तो वी हैव 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास यहां पे 2 डिजिट है बेटा, क्लियर है? तो योर आंसर मस्ट बी इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर एंड अप टू दैट डेसिमल पॉइंट। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर होना चाहिए और डेसिमल पॉइंट तक जितने डेसिमल पॉइंट इस मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बाद दे रखे हैं वो आपको यहां पे मेंशन रखने होंगे बेटा। तो अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग 13.128। अब इस नंबर को हमें कम करना है बेटा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस नंबर को कम कैसे करेंगे? अब देखिए या तो हम ये कर सकते हैं सीधा इसको रब कर दें, बट केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर की एप्लीकेशन में हम इसका रूल इस तरीके से नहीं कर पाते बेटा, यूज नहीं कर पाते। अब यूज क्या नहीं कर पाते मतलब विदाउट रूल हम नहीं चल सकते यहाँ पे, तो हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा कि वी कांट एमिट और ओमिट दिस वर्ड लाइक दिस। हम इसको इस तरीके से ओमिट, मिटा नहीं सकते बेटा। तो फिर इसको रब करने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। अब वो रूल्स क्या होते हैं बेटा वो आपको बताता हूं। देखो बेटा केस इसमें सबसे पहले होते हैं राउंडिंग ऑफ का केस आता है बेटा। इसमें राउंडिंग
ऑफ कैसे करते हैं बेटा, हम किस तरीके से राउंडिंग ऑफ करते हैं, हम राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को बेटा। क्लियर है? अब देखिए इस राउंड ऑफ के केस में वी हैव 3 रूल्स बेटा, हमारे पास 3 रूल है। पहला रूल कहता है इफ द लास्ट डिजिट इज greater than 5, greater than 5, if the last digit is greater than 5, then add 1 to previous digit and omit last digit। ठीक है बेटा, आप क्या कर सकते हो, अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर में आपको राउंड ऑफ करना है 5 से ज्यादा है बेटा, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करोगे, उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दो। यू हैव टू ऐड 1 इन द प्रीवियस डिजिट बेटा, उससे पहले वाले नंबर में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। देन यू कैन ओमिट दैट नंबर, यू कैन ओमिट दैट लास्ट डिजिट बेटा। अब ये हमारे पास केस, पहले वाला केस में बेटा देखो रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे। अब इसमें हम रूल लगाते हैं, वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा। तो अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम कैसे लिखेंगे, 13 पॉइंट दैट इज 1 to 8। नाउ द लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, लास्ट नंबर 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस केस के अंदर हम इस लास्ट नंबर को ओमिट कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग 1 to this 2। उससे पहले वाले नंबर में क्या कर दो बेटा, 1 ऐड कर दो, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 13.13, 13.13। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस एडिशन बेटा। ये इस एडिशन के लिए क्या होता है, राइट आंसर होता है। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर लो, इसी तरीके से आप डिवीजन कर लो बेटा, इसी तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन कर लो। पहले उसमें देखो जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर के अंदर है, और उस नंबर के अंदर फिर आपको दूसरी चीज क्या चेक करनी है, यू हैव टू चेक कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा। तो आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट वाले नंबर को पहले देखना है, फिर आफ्टर डेसिमल पॉइंट देख के फिर आपको आंसर लिखना है बेटा। अगर उस मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाले डिजिट के अंदर, नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है बेटा, तो यू हैव टू शो 2 डिजिट इन योर आंसर। आपको वो 2 डिजिट वहां पे शो करने होंगे इस तरीके से बेटा। क्लियर है? अब देखो रूल नंबर 2 बेटा, इसका रूल क्या होता है, बी रूल। अब हम बी रूल की बात करें यहां पे तो क्या आएगा, इफ द लास्ट डिजिट इज स्मॉलर देन 5, अगर 5 से छोटा है बेटा, then omit last digit as it is, आप लास्ट डिजिट को एज इट इज ओमिट कर सकते हो अगर वो डिजिट 5 से कम है बेटा। क्लियर है? अब वो कैसे करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे 5 से कम वाली बात करें हम लोग, मैं कोई नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे 4.1234 बेटा, इस तरीके से बोल दिया। अब आपसे कोई बोलता है कि इस नंबर को विच हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इट हैज, दैट इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर बेटा। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दीज 5 सिग्निफिकेंट फिगर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर लिखना है। योर आंसर मस्ट बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर बेटा। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जब आंसर लिखोगे यहाँ पे तो यू हैव टू चेक द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज लेसर देन 5 बेटा, ये 4 5 से कम है, तो आप इसको एज इट इज ओमिट कर सकते हो एंड यू कैन राइट 4.123 अगेन, बिकॉज नाउ इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड यू वांट योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अगेन द लास्ट डिजिट इज अगेन लेस देन 5 बेटा, then you can easily write 4.12 and this is your answer। ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो ये राउंडिंग ऑफ का रूल है बेटा, इस रूल को फॉलो करना ही पड़ता है हम लोगों को। जब भी आप राउंड ऑफ करोगे
इन नंबर्स को बेटा। इस तरीके से राउंड ऑफ करोगे तो रूल्स को आप फॉलो करना ही पड़ेगा। अब देखो थर्ड रूल क्या कहता है बेटा इसका। थर्ड रूल की बात करें यहां पे तो थर्ड रूल होता है इफ लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, अगर लास्ट डिजिट 5 के इक्वल है बेटा, इफ द लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, तो आप क्या करोगे देखो, देन 2 पॉइंट नोट करने हैं बेटा हमें। पहला, इफ प्रीवियस डिजिट इज ऑड देन add 1 to that number। तो आपको एक ऐड करना है और फिर लास्ट डिजिट को ओमिट कर देना, रब कर देना बेटा। क्लियर है। दूसरा रूल क्या कहता है, कहता है इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन, देन तब क्या करेंगे बेटा हम लोग, then omit last digit as it is। जैसा है बेटा उसको वैसे ही ओमिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर लास्ट डिजिट से पहले वाला नंबर, लास्ट डिजिट से बेटा पहले वाला नंबर अगर आपके पास ऑड है, देन यू हैव टू ऐड टू दैट प्रीवियस नंबर, तो 1 ऐड करना पड़ेगा बेटा। इफ लास्ट डिजिट से पहले वाला नंबर इवन है, देन आप उसको एज इट इज ओमिट कर सकते हो, रब कर सकते हो बेटा। तो ये रूल है। अब इसके एग्जांपल भी देता हूं बेटा दोनों के। अब एग्जांपल के केस में क्या आएगा देखो, हम एग्जांपल की बात करें बेटा, तो एग्जांपल में हम लिखेंगे यहां पे पहले 2.1345, ये एक एग्जांपल हो गया बेटा। अब इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, इक्वल टू 5 है। इससे पहले वाला डिजिट क्या है बेटा, दैट इज इवन। तो आप इस नंबर को राउंड ऑफ करते हुए क्या करोगे बेटा, 2.134 लिख दोगे बस। नो नीड टू चेंज एनीथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस डिजिट हमारे पास क्या है बेटा, इवन है तो। इफ प्रीवियस डिजिट जो है बेटा, सपोज करो 3.7335 है बेटा। क्लियर। अब नाउ वी हैव टू सी दिस लास्ट डिजिट, दिस लास्ट डिजिट इज 5 अगेन। देन ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ दिस डिजिट व्हाट विल यू डू बेटा, आप क्या करोगे, इस नंबर को ओमिट करने से पहले यू हैव टू ऐड 1 टू दिस नंबर, बिकॉज ये वाला नंबर जो है बेटा वो क्या है, ऑड है। और ऑड नंबर को, अगर ऑड नंबर आता है प्रीवियस डिजिट में, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐड कर देते हैं। देन वी कैन रिमूव और वी कैन रब द लास्ट डिजिट विच इज 5 ओवर हियर बेटा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे कि राउंडिंग ऑफ का केस शो करते हैं। तो कभी भी आप एडिशन करो बेटा, एडिशन के साथ साथ आप सब्ट्रैक्शन करो, आप मल्टीप्लिकेशन करो, या आप डिवीजन करो बेटा। क्लियर। किसी भी केस के अंदर आपको यही रूल फॉलो करने हैं। और अगर आपको पहले तो ध्यान देना है कि किस सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपको आंसर लिखना है बेटा। सेकेंड बात जो यहाँ पे आपको नोट करने वाली है बेटा, जो नोट करनी है आपको यहाँ पे, वो ये नोट करनी है कि इस केस के अंदर, इसमें जो बात नोट करनी है कि अगर आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप उनको रब कर रहे हो, राउंड ऑफ करना है, तो देन यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स। तो आपको ये सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं वहां पे ड्यूरिंग द राउंडिंग ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर्स बेटा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक छोटा टॉपिक था जो बेसिक कंसेप्ट में हमें पढ़ना है बेटा। ठीक है, क्लियर केस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो थ्रू आउट केमिस्ट्री आपको यूज होंगी। तो आपको इन चीजों को याद भी रखना पड़ेगा। देखो रट्टे मारने का कोई फायदा नहीं होता बेटा, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को
अंडरस्टैंडिंग के साथ यू कैन रेक्टिफाई, अंडरस्टैंडिंग देखो बेटा, चेक करो और उसके अकॉर्डिंगली देन यू कैन क्रैप दैट रूल। ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे बेटा उतना आपको फायदा है, जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, क्लियर है केस, ये याद रखना, जितनी बार आप पढ़ोगे उतना फायदा होगा बेटा आपको। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है बेटा, 17th सेंचुरी के आसपास आके, 19th सेंचुरी के आसपास आके साइंटिस्ट रिएक्शन करवाने की बातें सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमें रिएक्शन करवानी है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करा के रिएक्शन होनी चाहिए बेटा। जैसे C+O2 कंबाइन करके आपको क्या मिलती है बेटा, CO2 मिल जाती है। तो वो साइंटिस्ट भी उस टाइम पे सोच रहे थे कि यार इस तरीके से हम रिएक्शन करवाएं कैसे, और ये सारी की सारी रिएक्शंस जो होंगी क्या वो अलग अलग बिहेवियर शो करेंगी, या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर है जो इन सब में कॉमन होगा, जो हम पढ़ेंगे और पता चलेगा कि भाई इन सब रिएक्शंस के अंदर ये वाला बिहेवियर कॉमन है। तो उन्होंने उन रिएक्शंस को, बहुत सारी रिएक्शंस को बहुत डीपली स्टडी किया और स्टडी करके ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो रिएक्शंस होती हैं वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। क्या करती हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशंस को बेटा इन्होंने लॉज का नाम दे दिया। तो इन्होंने कह दिया कि जो रिएक्शन है अगर ये कंबाइन करेंगी, एलिमेंट है अगर कंबाइन करेंगे टू गिव यू सर्टेन प्रोडक्ट, देन दे मस्ट फॉलो सम रूल्स और सम लॉज। तो उन लॉज का नाम बेटा क्या दे दिया उन्होंने, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि किस तरीके से केमिकली कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं टू गिव यू प्रोडक्ट देने के लिए बेटा। तो अब देखो उसमें हम क्या केस करेंगे बेटा, यहां पे अब हमारे पास है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। If we talk about laws of chemical combination, तो इसमें हम क्या कहेंगे, देखो बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के केस के अंदर, ठीक है बेटा, हम ये कहते हैं, पहला केस, पहला क्या लॉ आता है बेटा इसमें, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा मैं आपको लॉ बताता रहूंगा कौन कौन से लॉज हैं और उनको हम डिस्कस करते रहेंगे, वन बाय वन करके मैं क्या करता रहूंगा, बताता रहूंगा कौन कौन से लॉज आते हैं बेटा, और उन लॉज को हम क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे यहाँ पे वन बाय वन। तो जो लॉज ऑफ केमिकल, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटा, दिस लॉ वाज गिवन बाय ए लैवोजियर, एंटोनियो लैवोजियर बोलते हैं बेटा, याद रखना है, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनियो लैवोजियर। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, स्टेट्स, क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ कहता है मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। मैटर जो है बेटा ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है बेटा, क्लियर है। और यू कैन से, एक और डेफिनेशन दे सकते हो बेटा, इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, in any chemical or physical changes, the mass of reactant is equal to the mass of product। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ
प्रोडक्ट बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा बेटा, इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो उस तरीके से हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी स्टेटमेंट ये देते हैं बेटा, यू कैन राइट दिस वन और दिस वन, आप कोई भी स्टेटमेंट लिख दो, वो आपके लिए दोनों वैलिड है बेटा। अब देखिए जब इस लॉ की बात की गई बेटा, तो इस लॉ को प्रूव करने का केस आया कि हम इस लॉ को प्रूव कैसे करेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, लेकिन उनमें से एक लैंडलॉर्ड था साइंटिस्ट, उसने क्या किया बेटा, लैंडलॉर्ड ने दो केमिकल लिए और उन दोनों केमिकल्स को लेके आपस में मिक्स कर दिया। सपोज करो दिस इज द केमिकल दैट लैंडलॉर्ड टुक वाज बेटा, दिस इज NaCl एंड दिस इज AgNO3, ओके, NaCl एंड AgNO3। अब उसने इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बना के एक एक लिम्ब में रख लिया बेटा, डन, एक H टाइप सेल में रख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा फिगर बना के क्या होता है। और फिर क्या किया, उन दोनों का वे कर लिया एंड ही गॉट सम वे, लाइक वेट मिला उसका, तो सपोज को 10 ग्राम मिल गया। देन ही इंटरमिक्स द कंपाउंड, दोनों को मिक्स करके ऐसे हिला दिया बेटा, जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुई। फिर उसके बाद जाके बेटा दोबारा से उसने उसका वे किया, जब दोबारा से वे किया तो उसको पता चला कि दोनों के वे में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के वेट में, मास में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि वहां पे जो मास था वो कंजर्व हो गया है। क्या हो गया, मास जो है बेटा क्या हो गया, कंजर्व हो गया है, बच गया है मास, मास लॉस नहीं हुआ है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कभी भी कोई मास लॉस नहीं होता है बेटा, याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई मास लॉस नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं बेटा क्या एक्सपेरिमेंट किया लैंडलॉर्ड ने। तो अब लैंडलॉर्ड की बात करें बेटा हम लोग यहां पे, he did experiment with NaCl and AgNO3 एक्वस बेटा, एक्वस मतलब उनके सॉल्यूशन थे दोनों। देन दे मिक्स एंड आफ्टर मिक्सिंग वी गॉट द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, पीपीटी मिले बेटा इसके, प्लस NaNO3। तो कहने का मतलब देखो बेटा ये है इसमें कि जितना मास रिएक्टेंट का था बिफोर रिएक्शन, उतना ही मास प्रोडक्ट का आया आफ्टर रिएक्शन। अगर आप चेक करना चाहो तो आप नॉर्मली चेक भी कर सकते हो बेटा। देखो कैसे चेक कर सकते हो, चेक करना चाहोगे तो बेटा यहाँ पे NaCl का मास होता है 58.5 ग्राम, प्लस Ag का होता है बेटा 108, नाइट्रोजन का होता है 14 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 3 48 प्लस 14 प्लस 108, ठीक है बेटा। तो 108 प्लस 14 प्लस 63 48 बेटा, ये आ गया। अब इस सबको क्या करते हैं बेटा हम लोग प्लस कर लेते हैं। देखो प्लस करते हैं बेटा रफ में, तो प्लस करके क्या आएगा हमारे पास 108 प्लस 14 122, 122 प्लस 8 130, 130 प्लस 40 170, 170 आ गया टोटल इसका बेटा। देखो या आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 8 4 12, 12 और 8 20, तो 0 लगा लिया और 2 कैरी हो गया बेटा। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 4 2 6 7 7 आ गया बेटा, और 170 प्लस 58.5 बेटा। अब 170 में 50 ऐड करोगे तो यू विल गेट 230। 170 में इफ यू ऐड 170 में इफ यू ऐड 50 देन यू विल गेट 220 बेटा। 220 प्लस 8.5 दैट इज 228.5। इतने ग्राम मास था बेटा किसका, रिएक्टेंट का, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे पास 228.5 ग्राम ऑफ मास आया बेटा किसका, रिएक्टेंट का, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं क्या ये जो रिएक्शन है बेटा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। क्या जो रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं AgCl और NaNO3, क्या इनका मास भी 228.5 आएगा बेटा? तो लेट्स चेक करते हैं। देखो मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूं, सो एज यू कैन easily distinguish between the mass of the reactant and the mass of the product.
तो here what we have 108 plus 35.5 plus 23 plus 14 plus that 48 बेटा, क्लियर है केस। अब ये आ गया 143.5 प्लस बेटा यहां पे प्लस करो 8 और 4 12 और 3 15, 1 कैरी हो गया बेटा यहाँ पे, 4 और 1 5 6 7 8 85 बेटा, क्लियर है केस। दोबारा चेक कर सकते हो, देखो बेटा अगर रफली चेक करना था तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो 48 प्लस 10 58 प्लस 4 62 प्लस 20 72 82 प्लस 2 82 प्लस 3 85 बेटा, क्लियर। अब इन दोनों को ऐड किया बेटा हम लोगों ने, तो 140 प्लस 80 करोगे बेटा तो क्या आएगा 220 प्लस 5 3 8 पॉइंट दिस, यू विल गेट 228.5 ग्राम। तो दोनों का बिफोर रिएक्शन होने से पहले एंड आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट बनने के बाद द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल। जो मास ऑफ रिएक्टेंट है बेटा और जो प्रोडक्ट है उनका मास क्या है बेटा, इक्वल आ जाता है वहां पे बेटा, क्लियर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे रिएक्टेंट्स। तो ये केस आ गया, देखो बेटा यहां पे प्रोडक्ट है तो दोनों का मास क्या आ गया बेटा, सेम आ गया। अब इसके बाद हमने ये सोच लिया बेटा कि अगर आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो उस रिएक्शन के अंदर जो मास है वो कंजर्व रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन मस्ट बी केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, कोई और रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूं बेटा, ये आपको भी बताऊंगा मैं कि मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर ये केस होता है। और ये सारे के सारे लॉज जो है बेटा क्या है, वो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है कि केमिकली किस तरीके से रिएक्शन कंबाइन करती है टू गिव यू प्रोडक्ट बेटा, क्लियर है। तो उसमें पहला लॉ ये था बेटा। अब देखो इसी केस के अंदर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटा, जिसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, क्या होता है। अब कोई भी रिएक्शन ले लो बेटा, यू कैन टेक एनी रिएक्शन, ये तो लैंडलॉर्ड्स ने लिखी रिएक्शन। आप कोई भी रिएक्शन ले लो और उस रिएक्शन के ऊपर आप ये वाला कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ लगा सकते हो बेटा, और ये भी चेक कर सकते हो वेदर दिस रिएक्शन विल ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। देखो मैं एक सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, आई एम नॉट टेकिंग टू मच कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस, दैट इज एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल रिएक्शन का बेटा। सिंपल रिएक्शन क्या है, C प्लस O2 विल गिव यू CO2। ये रिएक्टेंट है बेटा हमारे लिए। अब रिएक्टेंट्स का मास कितना आ गया, 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। एंड यहां पे प्लस करोगे बेटा प्रोडक्ट का, तो दैट विल बी आल्सो 44 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट जो है बेटा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ गया है। इसीलिए बेटा क्या हुआ, ये जो रिएक्शन है C प्लस O2 CO2 वाली, ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है बेटा। क्या करती है, ओबे करती है, मतलब फॉलो करती है। तो ज्यादातर क्या सारी केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हैं, वो सारी की सारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगी, विच वॉज गिवन बाय एंटोनियो लेवोजियर, जो एंटोनियो लेवोजियर ने हमें दिया था बेटा, ये वाला केस डन। अब देखो इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है लॉ की बेटा, इसकी लिमिटेशन, if we talk about the limitation of this law, so this law is not applicable to, this law is not applicable to न्यूक्लियर रिएक्शंस बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं है बेटा, तो आपको बोलना है, आपको बताना है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, रीजन दे रहा हूं बेटा मैं इसका, इन केस ऑफ
न्यूक्लियर रिएक्शन मास लॉस ऑलवेज टेक्स प्लेस। मास लॉस हमेशा होता है कि कोई भी अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हो बेटा, उन सब न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास लॉस पक्का होगा बेटा। आप कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन ले लो, सब रिएक्शंस में मास लॉस रहेगा ही रहेगा। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वाज प्रूव्ड बाय आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बेटा इस चीज को प्रूव कर दिया था। ही हैज गिवन द रिलेशन बिटवीन मास एंड द एनर्जी। उसने एक रिलेशन दिया था बेटा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बिटवीन M एंड E, मास एंड एनर्जी। एंड उसने क्या कहा था बेटा, उसने कहा था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का लॉ दिया था बेटा, ये रिलेशन दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बेटा। उसने कहा था कि जो E है दैट विल बी इक्वल टू MC स्क्वायर, वो MC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा बेटा। अब देखो ये कैसे काम करता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और इससे हमें क्या क्या चीजें मिली, क्या इसका कुछ फायदा है या क्या उसका कुछ नुकसान है, हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने इससे ड्राइव की बेटा। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी फेमस। आपको भी ये इक्वेशन पता होगी बेटा, आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में या कहीं ना कहीं पे आपने ये इक्वेशन पक्का देखी होगी बेटा। कौन सी? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर बेटा। अब देखो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की जो इक्वेशन है बेटा, उसका क्या नुकसान है। पहली बात कि ये जो इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हियर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ LIT, एंड दिस इज कांस्टेंट। कितनी है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट इट 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये दोनों बस यूनिट चेंज की है, स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को शो करते हैं। अब सपोज करो इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज लॉस इन मास if it is equal to 0.000005 gram, then how much energy will be produced by it? कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बेटा? देखो कितना कम मास है बेटा, 0.000005 ग्राम बेटा। 6 जीरो के बाद 5 है, एंड देन वी पुट ग्राम। अब देखो इसका केस बेटा, मैं सीधा आपको यही कराता हूं केस। तो यहां पे क्या किया है, इस फॉर्मूले कर दो बेटा, E इज इक्वल टू मास कितना है, मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर देता हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 5.0 इंटू 10⁻⁻⁷ ये मास आ गया ग्राम में, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आ गई बेटा। क्लियर है? अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, you will get 5.0 into 10⁻⁷ into 3 3s are 9 into 10⁻16 8 to the 16 बेटा। अब इसको करो 9 5 the 45 into 10⁻16 और ये है 9 बेटा, इतने जाउल्स आ गए। अब आप खुद सोचो बेटा, हमें कितने जाउल ऑफ एनर्जी मिल गई अगर आप पास सिर्फ 0.00005 ग्राम ऑफ मास लॉस होता है।
तो ये जो कंसेप्ट था, इतनी एनर्जी मिलने का जो कंसेप्ट था बेटा, ये फिर कंसेप्ट यूज किया गया किसमें बेटा, एटम बॉम्ब्स के अंदर। किसमें यूज किया गया, एटम बॉम्ब्स बेटा, या कई लोग बोल देते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स। एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर हमने ये कंसेप्ट यूज किया बेटा, और ये डिस्ट्रक्टिव चीज थी, काफी यार डिस्ट्रक्टिव चीज थी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे बेटा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर बनाने के बाद थोड़े से परेशान हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने एक ऐसी थ्योरेटिकल इक्वेशन दे दी है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जिसकी हेल्प से लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिए। एंड जो बॉम्ब्स होते हैं आपको पता है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, और ये तो इतने पावरफुल बॉम्ब से बेटा, सपोज करो कि अगर 1 ग्राम भी यहाँ पे मास लॉस होता है इंस्टेड ऑफ दिस, तो हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज बेटा, 1 ग्राम में 3 × 10⁻16 जूल्स, एंड दैट एनर्जी इज इनफ टू इवेपोरेट एनीथिंग। ये एनर्जी बेटा काफी होती है किसी भी चीज को इवेपोरेट करने के लिए। आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी बेटा, तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एटॉमिक बॉम्ब का यूज किया हो गया था, और एटॉमिक बॉम्ब का यूज कहां पे किया था बेटा, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, अब जब वो बॉम्ब वहां से ड्रॉप किया गया था बेटा, हेलीकॉप्टर से, जहाज से जिसमें बॉम्ब गया था, वहां से जब ड्रॉप किया गया था, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए सारी की सारी चीजें गायब हो गई थी बेटा। इवन जितनी भी बिल्डिंग्स थी, आयरन था, कुछ भी था, सब इवेपोरेट हो गया था, वोलेटाइल हो गया था बेटा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वोलेटाइल हो गया था, बिकॉज इतनी हीट जनरेट हुई थी कि उसने सब चीज को इवेपोरेट कर दिया था। क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर न्यूक्लियर एक्शंस के लिए इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव इक्वेशन बेटा। हम बोल देते हैं अगर आप इसका फायदा कर सकोगे इस चीज में तो अलग बात है बेटा। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर आ रहे हैं आजकल, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या करते हैं, हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवाते हैं, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम स्लो करने की कोशिश करते हैं, और फिर उन न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्लियर है? इंडिया में तो अभी नहीं चलता, लेकिन अमेरिका वगैरह में या वेस्टर्न कंट्रीज में न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से बहुत सारी चीजें की जाती है बेटा, क्योंकि वहां से एनर्जी काफी ज्यादा मिल जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स आती है बेटा, उसके रेट हाई हैं और अमेरिका के अंदर बहुत कम रेट्स होते हैं बेटा इसके। ठीक है, और हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते बेटा हम लोग। ठीक है, और इतने बड़े लेवल पे हम उसको कर नहीं सकते। न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो है इंडिया के अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी इतने बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं चल रहा बेटा इससे। ओके, तो ये केस आता है बेटा फर्स्ट लॉ का, और आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी एक लिमिटेशन है, एंड दैट लिमिटेशन इज कि दैट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस। वो लॉ जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ बेटा, ये फर्स्ट लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का। नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड लॉ बेटा। अब हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ, अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो दैट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक ही बात है बेटा दोनों, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ देखो बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और यू कैन से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बेटा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। This law was given by, it is given by Joseph Proust. This law was given by Joseph Proust. ये लॉ जो है बेटा वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्लियर है? अब स्टेटमेंट देखो बेटा इस लॉ की। स्टेट्स, ये लॉ कहता क्या है, in any chemical reaction
इन एनी प्योर सब्सटेंस, बेटा ऐसे याद रखो, इन एनी प्योर सब्सटेंस द रेशो ऑफ एलिमेंट present in it will be simple, will be same in any pure substance, the ratio of element present in it will be same whether you prepare or obtain that substance from different sources, by मास। ठीक है बेटा, अब देखो इसने कुछ नहीं कहा, मतलब इसने बहुत सिंपल सी बात कही कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई प्योर सब्सटेंस बन रहा है बेटा, ठीक है, उस प्योर सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट है उनकी रेशो जो होगी बेटा दैट विल बी सेम, वो रेशो जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम बाय मास whether you prepared or obtain that substance from different sources, बेटा चाहे आप उस सब्सटेंस को प्रिपेयर करो या आपको मिले बेटा वो डिफरेंट सोर्सेज से। क्लियर है? अब देखो ये तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई बेटा, कांस्टेंट कंपोजिशन है। अब इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल याद भी रहेगा बेटा। तो एग्जांपल क्या है, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ water and water can be taken, it can be taken from river, it can be taken from lake, it can be taken from ocean, it can be taken from tap, it can be taken from well, or it may be taken from sewage, एक्सेट्रा। वाटर अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे हो बेटा, देखो यू आर टेकिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये देखो सारे सोर्सेज आपने नदी से लिया, लेक से ले लिया बेटा, ओशन से ले लिया, टैप से ले लिया, ठीक है, और वेल से ले लिया, कुएं से ले लिया, और गटर से ले लिया पानी। जिस भी केसेस में जो भी आप पानी ले रहे हो बेटा, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट। जो वाटर का कंपोजिशन है बेटा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब कैसे होगा, कहीं से भी ले लो बेटा, उसमें दो एटम H के मिलेंगे और एक एटम किसका मिलेगा, ऑक्सीजन का। एंड उसको हम क्या बोलेंगे, 2 होता है बेटा हाइड्रोजन का मास, दो एटम्स का, और ऑक्सीजन का होगा 16 बेटा। यू विल गेट 1:8। कहते हैं आप वाटर को किसी भी सोर्स से ले लो, कहीं से भी ले लो बेटा, जहां से आपको मन करे वहां से वाटर ले लो, ठीक है, रेन वाटर कंसीडर कर लो, कुछ भी कंसीडर कर लो। जब भी आप वाटर लोगे और उसकी केमिकल एनालिसिस करोगे बेटा, तो केमिकल एनालिसिस के बाद जो वाटर के अंदर बाय वेट रेशो आएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दैट विल ऑलवेज 1:8। वो हमेशा 1:8 ही होगी, हमेशा बेटा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो बेटा, ऐसे तो ये हमने कर लिया ऑब्टेन, तभी मैंने आपको 2 वर्ड लिखाए थे यहाँ पे कि ऑब्टेन और प्रिपेयर। चाहे आप इसको प्रिपेयर करो चाहे ऑब्टेन करो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, द कंपोजिशन विल रिमेन कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है बेटा। क्लियर है केस? तो ये आ गया। अब देखो इसका एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, दैट एग्जांपल इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एग्जांपल है बेटा हमारे पास, कार्बन CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है बेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखो पहला केस क्या आएगा, C+O2
विल गिव यू CO2 बेटा। क्लियर है? हमने कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन की बेटा इसकी, और कंबशन करने के बाद हमें क्या मिल गया बेटा? CO2। दूसरा क्या किया बेटा? मैंने मीथेन ली और मीथेन की कंबशन की बेटा। अपॉन कंबशन ऑफ मीथेन गैस वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो बैलेंस कर लो बेटा। ये आगे केस। एंड थर्ड सोर्स, आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, देन यू विल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द थर्ड केस। तो वी आर प्रिपेयरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, हम अलग अलग सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। देखो बेटा, पहले केस में क्या किया हमने? कार्बन लिया, कार्बन को हीट करा दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन वी गॉट CO2 बेटा। फिर हमने क्या किया? मीथेन लिया बेटा, मीथेन की कंबशन कर ली, और मीथेन की कंबशन करने पे भी हमें CO2 प्लस वाटर मिलता है, तो वहां से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तीसरा केस क्या लिया बेटा हमने? कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया बेटा, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बेटा वहां से भी, तो ये तीसरा केस लिया। अब तीनों केसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है बेटा, उसकी जो कंपोजिशन है दैट इज सेम और फिक्स्ड। देखो बेटा, चेक करो, आप खुद चेक करो, CO2 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 है, हर एक केस के अंदर CO2 आ रहा है। अब इस CO2 को अगर बाय वेट इसकी रेशो देखेंगे तो क्या होगा बेटा? कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और दो एटम है तो 32। अब ये 4 के टेबल में कॉमन है बेटा, 4 3 या 12 और 4 8 या 32। तो कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो बाय मास इन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 3:8, वो हमेशा 3:8 ही रहेगी बेटा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन 3:8। चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से बना लो, किसी भी तरीके से बना लो, आप जो एक्सेल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला केस बेटा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो अगर आप, तो उस केस में भी जो कंपोजिशन होगा दैट विल रिमेन सेम, दैट इज CO2 ही रहेगा बेटा उसके अंदर, और उसमें 3:8 उसकी रेशियो आएगी बेटा बाय मास। ठीक है, अब ये लॉ था बेटा आपके पास विच वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। दिस लॉ आल्सो हैज वन लिमिटेशन, इस लॉ की भी एक लिमिटेशन थी बेटा। अब वो लिमिटेशन क्या थी वो पढ़ते हैं, देखो। नाउ विल टॉक अबाउट लिमिटेशन। If we talk about limitation, so this law is not applicable to isotopes। ये लॉ बेटा आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉ क्या बेटा? आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आइसोटोप का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स। ठीक है ना? अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, देखो बेटा यहां पे हम बोलते हैं कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स which means having same atomic number, but different mass नंबर बेटा। उनका क्या होगा बेटा? सेम एटॉमिक नंबर रहेगा और डिफरेंट क्या होगा बेटा? मास। क्लियर है? अब देखो कैसे बेटा, इसी वे पे आपको कार्बन के 3 आइसोटोप मिलते हैं बेटा, मैंने ऊपर लिखा है।
C12 H6 C6 C6 13 एंड C6 14। तो ये सुपर स्क्रिप्ट है बेटा। क्या है ये? सुपर स्क्रिप्ट। इस जगह को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जहां पे लिखा गया सुपर स्क्रिप्ट। डन। और इस जगह को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। तो हम सुपर स्क्रिप्ट के अंदर बेटा हमेशा मास नंबर को शो करते हैं, एंड सबस्क्रिप्ट के अंदर वी विल ऑलवेज शो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है बेटा। क्लियर केस? हम क्या करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट के अंदर मास नंबर शो करते हैं बेटा, और सब स्क्रिप्ट के अंदर वी ऑलवेज शो एटॉमिक नंबर बेटा। क्लियर केस? तो ये आ गया। अब देखो, अगर आपसे कोई बोलता है यहाँ पे कि CO2 के अंदर तो कोई भी आइसोटोप हो सकता है, देन दिस रेशियो विल चेंज ना बेटा। दिस रेशियो विल चेंज। आप C की जगह क्या लिख रहे हो? 12 लिख रहे हो। अगर वहां पे C13 आइसोटोप होता है बेटा, तो यू हैव टू राइट 13 ओवर हियर। तो 13 रेशो 32, तो वो ऑलवेज रिमेन 13 रेशो 32। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? आइसोटोप्स के लिए अगर आप आइसोटोप चेंज कर रहे हो तो उनके लिए ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है बेटा। ठीक है? ये जो लॉ है दैट इज नॉट एप्लीकेबल। अब इस लॉ में बेटा ये जो कार्बन है C12, ये मैक्सिमम परसेंटेज में मिलता है। मैक्सिमम परसेंटेज मिलती है डस्ट। एंड C14 इसको बोलते हैं कार्बन, इसको कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है बेटा। कार्बन डेटिंग प्रोसेस में इसका यूज करते हैं। उसका मतलब क्या होता है? टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स। अगर आपको किसी फॉसिल की एज फाइंड आउट करनी है तो हम कार्बन डेटिंग नाम की टेक्निक यूज करते हैं, और उस टेक्निक की हेल्प से वी कैन इजिली फाइंड आउट द एज ऑफ दैट फॉसिल, वेदर इट इज प्लांट, रॉक एंड समथिंग एल्स। हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा? उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना बेटा कि दिस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल टू आइसोटोप्स। वो आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा। क्लियर है केस? तो ये आ गया केस सेकेंड लॉ का बेटा। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की बेटा। देखो, नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ क्या होता है बेटा, ये आपको बताता हूं मैं। ठीक है? थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ के केस के अंदर हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा, दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आप सारे के सारे जानते हो। जॉन डाल्टन कौन है बेटा? एटॉमिक थ्योरी वाला, जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्लियर? तो दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन बेटा। अब देखो ये लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या बेटा इसकी? स्टेट्स, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन two elements combine to form one or more compounds, then the mass of one element combined with the
combined with the fixed mass of other element bearing a simple whole number रेशियो बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है बेटा, मुश्किल नहीं है, और आप जैसे जैसे मैं एग्जांपल दूंगा वैसे वैसे आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। क्लियर है? हम कहते हैं जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं आपस में, ये दो एलिमेंट है सपोज करो, कंबाइन कर दिया आपस में, और कंबाइन करने के बाद क्या हुआ बेटा, व्हेन दे कंबाइन दे कैन फॉर्म वन कंपाउंड, और दे कैन फॉर्म टू कंपाउंड, और दे कैन फॉर्म थ्री एंड मोर देन वन कंपाउंड। देन क्या होगा, इसमें से जो एक एलिमेंट होगा दैट विल कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, और उनके बीच जो रेशियो आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी बेटा, दैट विल ऑलवेज इन होल नंबर रेशियो। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है बेटा। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से ये आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? एग्जांपल से क्या होगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेने के लिए मुझे ये रब करने पड़ेगी बेटा स्टेटमेंट इसकी। देखो हम बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका। तो एग्जांपल में क्या आएगा वो बात करेंगे। देखो इफ यू टेक वन एग्जांपल ऑफ 8, तो एग्जांपल देखो बेटा ध्यान से सुनना। सपोज करो n नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन करते हैं बेटा आपस में, दे बोथ कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, टू गिव यू वन और मोर कंपाउंड्स बेटा। देखते हैं, चेक करते हैं कौन कौन से कंपाउंड मिल सकते हैं बेटा यहां से। तो जो पहला कंपाउंड मिलता है बेटा यहां पे दैट इज N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बेटा लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस भी कह देते हैं। क्लियर है? सेकेंड देखो बेटा NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो नाम आपको पता होने चाहिए बेटा इनके। फिर है N2O3, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फिर आपको याद बेटा NO2 या N2O4 लिख लो, चलो सीक्वेंस में चलेगा। N2O4 इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बेटा। क्लियर है? एंड एक होता है फिर लास्ट N2O5 बेटा, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बेटा। तो देखो ये केस आते हैं बेटा, देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया बेटा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग हाउ मेनी कंपाउंड्स, 1 2 3 4 5 मिले। और उसमें से एक कंपाउंड क्या है बेटा जो सबसे पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, इससे मैंने बोला है दैट इज लाफिंग गैस बेटा। बड़ा ही डेंजरस कंपाउंड होता है बेटा। वैसे तो हम कई बार सोचते हैं कि लाफिंग गैस कौन सा डेंजरस कंपाउंड है, हंसी आती है बेटा गैस सुन के। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। हम अमोनियम नाइट्रेट से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट बाय हीटिंग। आप हीट करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन इसका आपके ऊपर हिस्टेरिक इफेक्ट होता है बेटा, हिस्टेरिकल इफेक्ट बोलते हैं। हिस्टेरिकल इफेक्ट क्या होता है कि जिस स्टेट में आप हो यू विल रिमेन इन दैट स्टेट। इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ सोरो तो यू विल ऑलवेज रिमेन इन सोरो बेटा। इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ लाफ देन यू विल कीप ऑन लाफिंग।
इसलिए ज्यादातर लोग क्या होते हैं बेटा, बहुत कम लोग होते हैं जो सौरों की स्टेट में होते हैं, एगोनिक की स्टेट में होते हैं बेटा। लेकिन ये जो है ज्यादातर लोग किस में होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, लाफिंग नेचर में होते हैं, मूड में होते हैं बेटा। तो ज्यादातर क्या होता है, जब भी अगर ये गैस रिलीज होती है तो उसका हिस्टेरिकल इफेक्ट होने के कारण बंदा हंसता रहता है बेटा, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लाफिंग गैस बेटा। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, लाफिंग गैस बोल देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस गैस है, इफ यू इनहेल इट इन एक्सेस अमाउंट तो इट मे लीड टू द डेथ बेटा, ये डेथ भी कर सकती है आपकी। इसलिए केमिस्ट्री लैब के अंदर कभी भी कोई भी चीज आप कर रहे हो तो बड़ी ध्यान से एक्सपेरिमेंट करना है बेटा, अदरवाइज हो सकता है कि उसमें बहुत बड़ी कोई कैजुअलिटी हो जाए बेटा। क्लियर है? तो उस इन चीजों का सबका आपको ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में, कि ये जो सारे के सारे केस है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस तरीके से शो करेंगे। तो नाउ वी विल टेक द रेशियो ऑफ दीज एटम्स बेटा, इनके मास की रेशियो ले लेंगे। अब मास की रेशियो लेंगे तो यहां पे लिख देता हूं बेटा, देखो मैं आई कैन राइट ओवर हियर नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन बेटा। क्लियर? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो क्या आएगी। अब देखो पहले वाले कंपाउंड में, इन द फर्स्ट कंपाउंड N2O है बेटा, N2O में क्या है, 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो कितना मास हो गया उसका 28। ऑक्सीजन कर ली है, इसका कितना हो गया बेटा 16, ये हो गया इस केस में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड में देखो बेटा NO मतलब 14 16, तीसरे में देखो बेटा N2O3, फिर से बेटा 28 रेशो 3, 16 3 जा 48। देन नेक्स्ट में देखो बेटा N2O4, N का सेम है 28, और यहां पे क्या है 16 4 जा 64 आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा N का फिर से N2O5 है बेटा, 28 एंड 16 5 जा बेटा 80, तो ये आ गया 80। अब देखो इन सब रेशो में वी हैव अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर की हेल्प से बेटा इनको कैंसिल करना शुरू कर दो, अनलेस और अंटिल यू विल गेट अ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा? अब देखो अगर मैं इसको 4 से करता हूं टर्म तो रेशियो क्या आती है कैंसिल करके, 4 7 जा 28 और 4 4 जा 16। इसको बेटा 4 से कर नहीं सकता, सो आई कैन डू इट विद 2 2 7 जा 14, 2 8 या 16 बेटा। नाउ अगेन आई कैन अप्लाई 4 ओवर हियर बेटा, 4 7 जा 28 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 12। अगेन बेटा 4 7 एंड 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अगेन बेटा 7 एंड 4 2 जा 8, ये कितना आ गया 20। ठीक है बेटा? तो देखो अब इसमें देखो जो रेशियो आई है बेटा, इसमें ऑक्सीजन जो है मैंने क्या लिखा था, द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। देखो बेटा ये एक एलिमेंट है, इसका मास चेंज हो रहा है, बट दिस एलिमेंट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ दिस नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से क्या करता है बेटा, कंबाइन करता है इस तरीके से। तो अगर किसी केस में ऐसा आता है बेटा तो आप बोल सकते हो कि वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं बेटा। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ऐसी कोई रेशियो आती है बेटा तो आप बोल सकते हो कि वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं बेटा। ठीक है? अब देखो एक और एग्जांपल लेके चेक करके देखते हैं हम लोग कि वेदर दे विल ओबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल है बेटा इसका N एंड O जब कंबाइन करते हैं। ठीक है? अब दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, इसका चेक कर रहे हैं बेटा वेदर दे विल ओबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट। तो उसमें मिलते हैं H एंड O बेटा। H एंड O में क्या बन सकता है आपको, विल गेट H2O एंड H2O2।
एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बने, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट मस्ट बी फिक्स्ड एंड द मास ऑफ द अदर एलिमेंट विल बी वेरिएबल, लाइक दिस। अब चेक करते हैं बेटा इसमें इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या आती है बेटा। तो देखो बेटा इसमें इतना लिखते हैं बेटा H2O, दूसरा H2O2। हियर वी कैन टेक रेशियो, कितना है 2:16, हियर 2:32 बेटा। कितना आ गया 2:16 और 2 क्या है बेटा 32। क्लियर है। अब इसमें 2 कॉमन है तो क्या आएगा देखो बेटा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 16। तो मिल गया बेटा कि हम कहते हैं कि इस केस के अंदर वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तो ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जिसका मास वेरी कर रहा है और हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसका मास फिक्स्ड है बेटा। क्लियर है। तो ये केस आते हैं बेटा। इसी तरीके से अगर कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके आपको 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड दे रहे हैं या एक से ज्यादा कंपाउंड दे रहे हैं, तो आप इस तरीके से उनकी रेशियो चेक कर सकते हो। अगर चेक करके एक का फिक्स्ड मास आ रहा है बेटा और दूसरे का वेरिएबल आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं बेटा। क्लियर है केस। तो ये कुछ हमारे पास केस थे बेटा लॉज के। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, जितना हमने पढ़ा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट होता है तो फिर हम कल जूम ऐप के ऊपर क्लास को डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, ओके, टिल देन एंड टेक केयर।